नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास की जो SST की बुक्स हैं उनकी क्विक रिवीजन कर रहे हैं हरियाणा में होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने हिस्ट्री के 5 लेसन कर लिए और ज्योग्राफी के 4 लेसन किए हैं। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति वाली बुक यानी कि आपकी राजनीति की, आप कहीं पॉलिटिकल की बुक हम स्टार्ट करेंगे। उसका हम क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि इसके 3 लेसन इन एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे। तो उसी में हम आज पहला लेसन करते हैं, सत्ता की साझेदारी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए करते हैं इसको शुरू। आपका पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। क्या होती है सत्ता? आप सब भली प्रकार से परिचित होगी। सत्ता का मतलब है भाई, एक तरह से हम कह दें राजनीतिक जो शक्ति है उसको हम सत्ता बोल देते हैं। कि हम किसी देश के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री है या वहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो जो सारी की सारी राजनीतिक पावर जिनके हाथ में होती है, उस राजनीतिक पावर को, राजनीतिक शक्ति को हम सत्ता बोल देते हैं। उसकी साझेदारी की बात की गई कि विभिन्न जो समुदाय वहाँ रहने वाले लोग हैं, अलग अलग, वो किसी भी धर्म को, जाति को मानने वाले हो सकते हैं और उनके बीच में तनाव ना बढ़े, उनका आपस में कोई विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। इन चीज़ों को अगर हमें किसी देश के अंदर ठीक रखना है तो उसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है, यानी सत्ता का, शक्ति का बंटवारा बहुत ज़रूरी है। तो इस लेसन में हम 2 उदाहरण मुख्य तौर पे देखेंगे, एक आपका बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। बेल्जियम जो आपका है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है, तो एक उदाहरण हम इसका देखेंगे और एक देखेंगे हम श्रीलंका का। तो इन 2 देशों के उदाहरण के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता का बंटवारा कैसे होता है और किस प्रकार के सत्ता के बंटवारे से हम राजनीतिक विवादों, आपसी धार्मिक या जातीय विवादों से देश को बचा सकते हैं, देश को गृह युद्ध की ओर तरफ जाने से बचा सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परिचय कि सत्ता का बंटवारा कहते किसको है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं होती भाई, इसमें आपकी विधायिका भी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण जरूरी है। तो सत्ता केवल इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रधानमंत्री है उसी के हाथ में सत्ता है। न्यायालय भी अपने आप में एक पावर है, विधायिका की भी अपनी एक पावर है, कार्यपालिका की अपनी एक पावर है। तो इनके बीच में भी शक्ति का बंटवारा होना जरूरी है, केवल धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में बंटवारा नहीं, बल्कि ये जो विभिन्न अंग होते हैं एक सरकार के, उनके बीच में भी ठीक ठाक से सत्ता का बंटवारा हो ताकि वो एक दूसरे को गलत करने से रोकते रहें। इस अध्याय में सत्ता के बंटवारे पर चर्चा की गई है, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से समझाया गया है कि लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की जरूरत क्यों है। अगर हमें भाई लोकतंत्र बनाए रखना है देश का, तो उसमें सत्ता के बंटवारे की हमें ज़रूरत है। वो ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम इनके उदाहरणों से देखेंगे कि अगर हम सत्ता का बंटवारा ना करें तो क्या परिणाम होंगे, और अगर हम सत्ता का बंटवारा कर देते हैं तो उसके लाभ क्या हमें मिलते हैं, तो वो चीज़ें देखेंगे। सत्ता का बंटवारा देश को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि क्या करता है भाई, मजबूत बनाता है। तो एक बात हमें यहाँ से समझनी होगी कि जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो उससे, अगर कोई ये सोचे कि इससे तो शक्तियाँ बंट गई तो देश कमज़ोर होगा, बल्कि क्या होता है, इससे और भी ज़्यादा जो है मजबूत होता है, लोकतंत्र देश के अंदर अच्छे से स्थापित होता है। अब आइए देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका। इन 2 देशों के उदाहरण हम देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है और हरियाणा से भी छोटा है ये भाई। हमारा जो हरियाणा वो लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया है हरियाणा का, और जो हमारी जनसंख्या है वो लगभग अभी तो मेरे ख्याल से 2.8 करोड़ के आसपास होगी, कम से कम इतनी तो ज़रूर पहुंच गई है, क्योंकि 2011 में ही हमारी जो जनसंख्या थी वो 2,51,53,62 थी, तो 2.51 करोड़ थी, अभी 2.8 करोड़ के आसपास होगी। तो बेल्जियम के हरियाणा से भी छोटा है और इसकी आबादी कितनी है, 1 करोड़ से ज़्यादा ही है बस। और जातीय संरचना यहाँ की जटिल है, यानी कि कई तरह के समूह, भाषा के आधार पर कहीं या फिर किसी प्रकार से वहाँ अलग अलग समूह रहते हैं। तो हरियाणा से तो काफ़ी छोटा हो गया आबादी में भी और एरिया वाइज भी। तो बेल्जियम के अंदर 59% फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं। तो ये जो आपका बेल्जियम है
ये मुख्यतः दो भागों में बंटा हुआ है, दो एरिया के अंदर। एक को हम फ्लेमिश एरिया बोलते हैं, दूसरे को वेलोनिया क्षेत्र बोलते हैं। तो जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश एरिया के अंदर रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? डच। 40% वेलोनिया क्षेत्र के अंदर रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। यानी फ्रेंच बोलने वालों की आबादी कितनी? 40%, डच वालों की 59%, और 1% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है? जर्मन बोलती है। तो ये जो तीनों का ये आंकड़ा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 3 1-1 नंबर के, और ये पेपर में आते ही हैं भाई। ये अच्छे से याद कर लेना कि जर्मन वाले कितने बेल्जियम में? 1%, फ्रेंच 40% और डच वाले 59%। राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो जो बेल्जियम की राजधानी, वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। बाकी देश के हिस्से की बात करें तो वहाँ जो टोटल पॉपुलेशन तो है इनकी डच वालों की ज़्यादा, लेकिन राजधानी के अंदर डच वालों की संख्या कम है। फ्रेंच बोलने वाले जो भी लोग हैं वो क्या है? अमीर और ताकतवर हैं, यानी कि उनके पास संपत्ति वगैरह ज़्यादा है। और डच बोलने वाले को इस चीज़ से नाराज़गी है कि भाई इनके पास पावर है और ये अमीर हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके 1950 और 60 में वहाँ क्या हुआ? तनाव बढ़ गया, उनके बीच में आपसी मतभेद हुए, और ख़ासकर ब्रुसेल्स के अंदर हुए, जहाँ डच बोलने वालों वाले संख्या में ज़्यादा लेकिन अमीरी में कम थे। अब कहोगे आप कि जी अभी तो आप बोल रहे थे कि ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच है और 20% डच, और यहाँ बोल रहे हो कि जहाँ डच बोलने वाले ज़्यादा है ब्रुसेल्स में। तो यहाँ ब्रुसेल्स में मतलब ये बात है कि अगर ब्रुसेल्स में ओवरऑल देखें तो फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया जहाँ डच बोलने वाले ज़्यादा संख्या में रहते हैं, कोई कॉलोनी वगैरह, तो उन कॉलोनीज या एरिया के अंदर विवाद है जो, या तनाव है वो ज़्यादा बढ़ा, जहाँ पे फ्रेंच की संख्या कम थी और डच वालों की संख्या ज़्यादा थी, और लेकिन ये जो डच वाले लोग हैं ये अमीरी में कम थे उनसे। तो ये बात हो गई भी बेल्जियम की। बेल्जियम के अंदर फ्रेंच और डच लोगों में आपस में तनाव था। ये हरियाणा से भी छोटा देश है, 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर इनकी आबादी है, और यहाँ ज़्यादा संख्या डचों की है, कम है जो फ्रेंच बोलने वालों की है। जर्मन हैं जो 1% रहते हैं। तो इनके बीच में तनाव बढ़ता है 1950 और 60 में। अब इसका देखेंगे कि इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला, वो हम बात आगे करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं श्रीलंका की क्या स्थिति है। तो श्रीलंका ये एक द्वीपीय देश है। आप सबने देखा होगा कि जो भारत का मैप इस प्रकार से कुछ बना हुआ है, तो उसमें जो आपका नीचे यहाँ पे एक छोटा सा देश है श्रीलंका, ठीक है। तो ये द्वीपीय देश है, यानी चारों ओर इसके समुद्र है, और ये तमिलनाडु के पास है। इसकी आबादी कितनी है? 2 करोड़। आबादी में बात करें तो ये भी हरियाणा से छोटा ही है, और कई जातीय समूह इसके अंदर रहते हैं। तो कई प्रकार के लोग हैं, जिसमें 74% सिंहली बहुसंख्यक है। जो टोटल पॉपुलेशन उनमें से 74% सिंहली लोग रहते हैं, सिंहली जाति बोले या सिंहली भाषा बोलने वाले। और 18% कौन है? तमिल भाषा बोलने वाले हैं। 18 और 74 कितना हो गया भाई आपका? लगभग 92%। उसके बाद जो ये 18% तमिल है, इनमें से 13% श्रीलंकाई तमिल है, बाकी जो भारतीय तमिल है। यानी इस 18 में से 13% कौन है? श्रीलंका के तमिल, और बाकी कौन हो गए? भारतीय, जो औपनिवेशिक समय में हमारे यहाँ से वहाँ गए थे। तमिल उत्तर और पूर्वी प्रांतों में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट की साइड तमिल ज़्यादा रहते हैं, और सिंहली मुख्यतः बौद्ध, तमिल, हिंदू या मुसलमान, वो सारे के सारे सिंहली भी हैं, ठीक है भाई। 7% ईसाई रहते हैं जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। तो ये इनका लगभग 1% में, अन्य बाकी सभी समूह आ गए। तो ये आ गया आपका श्रीलंका का वर्गीकरण की किस प्रकार से वहाँ की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा कौन? सिंहली 74%। दूसरे नंबर पे आपका तमिल 18%, जिनमें से 13% श्रीलंकाई, बाकी भारतीय हैं, और 7% यहाँ ईसाई लोग रहते हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं। तो ईसाइयों का तो इसमें कोई लफड़ा है नहीं। तो बात आती है इनकी तमिलों की और सिंहलियों की। अब बात करें जातीय समूह का मतलब क्या होता है। यहाँ जो जातीय समूह शब्द आया, सामाजिक विभाजन, जहाँ समूह अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं, साझी उत्पत्ति और शारीरिक बनावट पर ही आधारित होता है। इनकी अपनी संस्कृति अलग मानते हैं, हमारी तो संस्कृति अलग है, उसको हम एक जातीय समूह बोल सकते हैं। दोनों देशों में विभिन्न समुदायों की सघन आबादी वाले इलाके मानचित्र से, यानी आपकी बुक में दे रखे होंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस एरिया में कौन ज़्यादा रहता है। अब बात कर लेते हैं भाई श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी कि सिंहली लोग ज़्यादा थे, तो यहाँ एक बहुसंख्यकवाद विचारधारा फैली। 1948 के अंदर श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। तो ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बना कि कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। सिंहली नेताओं ने बहुसंख्या के आधार पर प्रभुत्व जमाया, क्योंकि सिंहलियों की संख्या ज़्यादा है, तो
इन्हीं नेताओं ने अपना प्रभुत्व जमाया, राजनीति के अंदर ज़्यादातर यही लोग थे। और 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें सिंहली को एक मात्र राजभाषा बनाया कि सिंहली ही हमारी एक मात्र राजभाषा है और सबको सिंहली बोलनी पड़ेगी, और तमिल को क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया संविधान के मामले में। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी कि जो सिंहली जानेगा उसी को हम विश्वविद्यालय में या सरकारी नौकरी में रखेंगे, बाकी उनको हम नहीं लेंगे। संविधान के अंदर बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, जिसमें तमिल वालों का, जो तमिल धर्म को मानने वाले थे, जिसमें आपके हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, जबकि जो सिंहली बोलते हैं वो बौद्ध हैं। इससे क्या हुआ, तमिल में नाराजगी बढ़ी, उन्हें लगा कि सरकार उनकी भाषा, संस्कृति और अधिकारों की अनदेखी कर रही है, तो उनको लगा कि भाई हमारी सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तो वहाँ क्या हुआ, फिर एक भयंकर गृहयुद्ध की स्थिति में देश आ गया। बहुसंख्यकवाद क्या होता है, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को नजरअंदाज कर शासन चला सकता है, तो इसी का नाम बहुसंख्यकवाद है। तमिलों ने राजनीतिक पार्टी बनाई, तमिल को राजभाषा, क्षेत्रीय स्वायत्ता, शिक्षा और रोजगार में समानता की मांग इन्होंने की, अलग से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, क्योंकि सिंहलियों की जो पार्टी बनी थी उसमें इनकी कोई भी सुनवाई नहीं थी। 1980 में स्वतंत्र तमिल ईलम की मांग की, इन्होंने अलग से स्टेट मांगी इसके अंदर, श्रीलंका के अंदर तमिल ईलम नाम से, कि हमें अलग राज्य या देश बना के दे दो, हम उसमें रहेंगे। अविश्वास से क्या हुआ भाई, गृहयुद्ध छिड़ गया, आपस में दंगे हुए, लड़ाइयाँ जिसमें हजारों लोग मारे गए, शरणार्थी भी बने, आर्थिक सामाजिक नुकसान भी यहाँ पे काफ़ी हुआ। 2009 में जाकर के ये गृहयुद्ध खत्म हुआ है। यहाँ एक संगठन बना हुआ था भाई, लिट्टे नाम का संगठन था, तो इसी संगठन के कारण हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो भी इन दंगों की भेंट चढ़े थे। 1989-90 के आसपास की बात है। राजीव गांधी जो है श्रीलंका की तरफ गए हुए थे, इधर अपने भारत के अंदर ही साउथ साइड में, तो वहाँ उनके ऊपर इन तमिलों ने ही अटैक किया था कि ये हमारे मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। इसमें 1989-90 के आसपास तो वो मारे गए थे राजीव गांधी जी। गृह युद्ध क्या होता है, सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध जैसी लगने लगी, यानी कि अपने एक ही देश के अंदर लोगों के आपस के बीच की लड़ाई जो एक युद्ध जैसी होती है, उसका नाम क्या होता है, गृह युद्ध। तो घर में ही लड़ाई हो जाना, उसी का नाम गृह युद्ध। तो ये श्रीलंका की बहुसंख्यकवाद के कारण काफ़ी भयंकर स्थिति हुई। 48 में तो ये आज़ादी हुआ था। 56 में इन्होंने कानून बना दिया कि सिंहली हमारी एकमात्र भाषा रहेगी, जिसके कारण से जो तमिल लोग थे उनके अंदर नाराज़गी बढ़ी, उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई और 1980 में उन्होंने अलग देश की मांग कर दी। 2009 में जाकर के ये गृह युद्ध खत्म हुआ। अब बात करते हैं भाई, हमने ऊपर पढ़ा था कि 1950 और 60 के दशक में इसमें आपके बेल्जियम के अंदर भी जो है ना अलग से दंगे होने शुरू हो गए थे इस चीज़ को लेकर कि हमें भी अधिकार दिए जाएं 1950 और 60 के दशक में, ठीक है, जिसमें आपके ये डचों के और फ्रेंच के बीच में, क्योंकि फ्रेंच के पास फ्रेंच जो लोग थे वो अमीर ज़्यादा थे, डच गरीब थे, जनसंख्या इनकी ज़्यादा थी, तो इनके बीच में तनाव हुआ। तो बेल्जियम ने इस तनाव के अंदर बड़ी समझदारी का परिचय दिया। तो इसमें आप बात करें श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी, वहाँ आपस में लड़ाई दंगे हुए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, शरणार्थी बने, बहुत भयंकर स्थिति हुई। लेकिन बेल्जियम ने इन सारी चीज़ों से अपने देश को बचा लिया और गृह युद्ध की आग में नहीं जाने दिया देश को। तो बड़ी ही समझदारी के साथ इन्होंने काम लिया। तो वो समझदारी इनकी क्या थी वो देखते हैं। बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ फ़र्क तो है, अपनी अपनी दोनों की संस्कृति है और हमें दोनों को मिला करके रखना है और अपने देश को तोड़ना नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 तक 1993 तक संविधान के अंदर 4 बार संशोधन किए, यानी 4 अमेंडमेंट किए, 4 बार सुधार किया और सभी को बेगानापन न हो, मिलजुल कर रहें, इस चीज़ के लिए इन्होंने प्रयास किया। संविधान के अंदर जो भी इन्होंने संशोधन किए कि भाई सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। तो उस संविधान संशोधन में मुख्य बातें क्या थी कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान। तो इससे क्या होगा कि भाई कोई भी कानून अगर बनेगा तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाषा बोलने वालों के
हित को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार की स्थिति ताकि रहे। विशेष कानून के लिए दोनों के समूहों के बहुमत जरूरी है। और कोई अगर स्पेशल कानून आपको पास करना है तो दोनों जो भी समूह हैं उनका अलग अलग से बहुमत आना चाहिए कि भाई जब फ्रेंच के भी ज़्यादातर मंत्री उसके पक्ष में हो, डच के भी ज़्यादातर मंत्री पक्ष में हो, तभी वो कानून पास होगा। केंद्र की शक्तियां 2 क्षेत्रीय सरकारों को दी गई और वे केंद्र के अधीन नहीं थी। तो जो उनके वेलोनिया और फ्लेमिश जो एरिया उसके हिसाब से 2 क्षेत्रीय सरकारें बना दी गई और उनको शक्तियां बांट दी गई। और ये जो दोनों क्षेत्र थे वो केंद्र के अधीन नहीं रहे, वो अपने आप में स्वतंत्र थे। ब्रुसेल्स के अंदर अलग सरकार बनाई और दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व रखा ब्रुसेल्स के अंदर, क्योंकि ब्रुसेल्स में 80% कौन थे? फ्रेंच, और 20% कौन थे? डच। तो वहाँ दोनों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया, अलग से सरकार बनी। तीसरा स्तर कहाँ था? सामुदायिक सरकार बनाएगी, भाषा आधारित चुनाव होंगे भाई जो लोकल लेवल पे, तो जिसमें संस्कृति, शिक्षा, भाषा पर फैसले लिए जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होती हैं, ठीक ऐसे इनकी सामुदायिक सरकारें बनाई गई जो भाषा आधारित चुनाव के आधार पर होगी कि डच कई एरिया में डच लोग ही वोट करेंगे, डच ही कोई नेता खड़ा होगा, फ्रेंच वाले में फ्रेंच खड़ा होगा, फ्रेंच लोग ही वोट करेंगे। तो इस प्रकार की सरकार इन्होंने बनाना शुरू किया अपने यहाँ पे। व्यवस्था जटिल थी, तो इस प्रकार की जो इन्होंने व्यवस्था की है काफ़ी जटिल थी कि भाई भाषा के आधार पर इन्होंने अलग अलग क्षेत्र बना दिए, उनकी अपनी अपनी अलग अलग सरकारें बना दी। और कोई विशेष कानून पास करना है तो दोनों का बहुमत चाहिए, अगर बहुमत पास से दोनों ने पास नहीं किया तो कानून नहीं बनेगा। तो इस प्रकार की एक जटिल व्यवस्था ये लेके आए, लेकिन फिर भी सफल रहे किस चीज़ में? इस चीज़ ने इनको एक तो गृह युद्ध से रोक दिया कि इनके गृह युद्ध नहीं हुआ, आपस में लोग लड़े नहीं, हत्याएं नहीं हुई, मारकाट नहीं मची। तो इन चीज़ों से देश एकजुट हो गया, इनका पूरा देश एक बना रहा। और जिनको इनकी राजधानी ब्रुसेल्स है उसको यूरोपीय संघ का मुख्यालय चुना गया, क्योंकि इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अपने देश को गृह युद्ध की आग में जाने से बचा लिया और देश की उन्नति की, जिस उन्नति के फलस्वरूप ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पर पूरे यूरोपीय महासंघ का, इन यूरोप के जो अन्य जितने भी देश हैं उन सबका साझा मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर। उदाहरण, बस्ती के नाम 2 भाषाओं फ्रेंच और डच में लिखे गए। तो जहाँ भी कोई भी बस्ती, कॉलोनी कुछ भी है कि जैसे किसी शहर का नाम है तो उसमें दोनों भाषा इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, डच भी और फ्रेंच भी, हर एक बोर्ड पे। जैसे हमारे यहाँ पे आपने बड़े बड़े बोर्ड देखे होंगे जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा रहता है ना, तो ऐसे ही इनके यहाँ पे इन्होंने डच और फ्रेंच दोनों भाषाओं के अंदर जो बस्तियों के या जो स्थानों के नाम लिखे। अब ये हमने देख लिया, अब हमें दोनों देशों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए भाई अपने देश के लिए, ताकि हम अपने देश को इस प्रकार की स्थिति से बचा सकें। या कोई और देश है वो आपसे सलाह मांगे कि जी हमारे देश में 2 जातीय समूह और उनके बीच में दंगे होने की आशंका, हमें कभी भी बम विस्फोट हो सकता है आपस में दंगों का, तो उससे कैसे बचें। तो अब हमें दोनों देशों से शिक्षा लेनी है। श्रीलंका से तो हमें ये शिक्षा लेनी है कि उनके जैसी स्थिति नहीं करनी है कि एक ही समुदाय को ज़्यादा तवज्जो देना जिसके कारण से दूसरे समुदाय के हितों को नज़रअंदाज करना और फिर गृह युद्ध छिड़े। और बेल्जियम से हमें शिक्षा लेनी है कि इन्होंने जैसे समझदारी का परिचय दिया और अपने देश को बचाया, तो ऐसे हमें भी बचाना है। लेकिन जैसे इन्होंने एक जटिल व्यवस्था ज़्यादा बना दी, उतनी जटिल भी ना व्यवस्था हो, सरल सी व्यवस्था हम बना पाएँ। तो दोनों देशों से शिक्षा, दोनों के यहाँ लोकतांत्रिक है लेकिन सत्ता साझेदारी अलग ढंग से की। दोनों के अंदर वोट पड़ते हैं लेकिन लोकतांत्रिक है, लेकिन उन्होंने अपना अपना अलग अलग ढंग अपनाया। बेल्जियम समुदायों की भावना का इसने आदर किया और साझेदारी से एकता स्थापित की। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का प्रभुत्व रहा और एकता संकट में पड़ गई, जिससे देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ा। तो सत्ता साझेदारी से ताकत बढ़ती है, ये हमें सीखना है। इससे देश कमज़ोर नहीं होता बल्कि और क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। और इसी का परिणाम था कि यूरोपीय महासंघ ने बेल्जियम के अंदर अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, तो इससे क्योंकि बेल्जियम है जो वो काफ़ी मजबूत हो गया था, श्रीलंका की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई क्योंकि उनके यहाँ गृह युद्ध छिड़ा। तो ये हमें शिक्षा मिलती है। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है भाई। सत्ता की साझेदारी की जरूरत 2 तर्क हैं इसके लिए। एक तो युक्तिपरक यानी कि अगर हम लॉजिकल देखें, दूसरा एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि चाहे 1% ही हमारे देश में कोई समुदाय रहता तो हमें उसकी भी भावनाओं का आदर करना ही चाहिए, नैतिक कर्तव्य है। युक्तिपरक यानी लॉजिकल क्या है, टकराव कम होता है, एक तो इससे हिंसा राजनीतिक अस्थिरता को रोक सकते हैं हम, देश की अखंडता बचाए रख सकते हैं। बहुसंख्यक आतंक दोनों पक्षों के लिए घातक होता है। अगर बहुसंख्यकवाद फैलेगा तो जो कमज़ोर पक्ष है वो भी हथियार उठाएगा और दोनों तरफ से हत्याएं होंगी, दोनों को ओर के लोग मरेंगे।
नैतिक वही बात है कि लोकतंत्र की आत्मा सभी समूह शासन से जुड़ें और एक वैलिड सरकार, वैध सरकार देश के अंदर बने। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जो है वो जरूरी है। युक्तिपरक हानि लाभ का हिसाब। अब बात करते हैं भाई युक्तिपरक लाभ हानि क्या इससे। तो जर्मनी में 2 पार्टियां गठबंधन से सरकार चला रही हैं, प्रतिस्पर्धी लेकिन साथ साथ 2 पार्टियां भी वहाँ एक दूसरे की कंपटीशन में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, साथ साथ है। तो ये लाभ है कि दोनों के पास सत्ता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एनीते बेल्जियम के स्कूल में डच माध्यम फ्रेंच बोलने वाले साथी फ्रेंच चाहते हैं और सेल्वी श्रीलंका में तमिल माध्यम चाहती है। तो सामुदायिक सरकार एनीते की इच्छा पूरी कर सकती है, सफलता ज़्यादा क्योंकि साझेदारी है वहाँ पे। तो ये एक उदाहरण जो उसका आपके वहाँ दे रखे थे बुक में, उन्हीं में से हैं कि एनीते नाम की एक लड़की है, वो डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है और फ्रेंच बोलने वाले जो साथी है वो फ्रेंच चाहते हैं कि फ्रेंच बोल ले वो। तो वहाँ पे सामुदायिक सरकार है बनी हुई है, तो उसकी इच्छा पूरी हो सकती है कि जो आपकी एनीते है वो फ्रेंच भी सीख सकती है। और जबकि सेल्वी श्रीलंका के अंदर ये तमिल में मैं पढ़ना चाहती है, लेकिन वहाँ क्योंकि अच्छी साझेदारी सत्ता की नहीं है और वहाँ उन्होंने कर रखा है कि आपको सिंहली ही पढ़नी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सफलता ज़्यादा किसको रहेगी, बेल्जियम वालों को, क्योंकि वहाँ पे सत्ता की साझेदारी है। खलील की उलझन, तो एक कहानी ये भी भाई बुक में आई थी। खलील नाम का एक लड़का है, तो वो लेबनान का है, बेरूत वहाँ का शहर है लेबनान के अंदर, वहाँ खलील रहता है। उसकी जो माँ थी वो कौन थी, सुन्नी मुसलमान थी, ठीक है। पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई था और गृह युद्ध छिड़ा था इनके यहाँ, जिसमें उसका चाचा मारा गया था। तो पिता इसका सुन्नी मुसलमान है, माता इसकी सुन्नी मुसलमान है और पिता क्या है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। और ये आपका जो लेबनान है, लेबनान के अंदर 4 प्रमुख समुदाय रहते हैं और इनके बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था। तो उस गृह युद्ध को शांत करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला था, और वो तरीका क्या था कि गृह युद्ध के बाद एक समझौता हुआ। उस समझौते में इन्होंने ये निश्चित कर दिया कि देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, वो मैरोनाइट कैथोलिक मत को मानने वाला क्या बनेगा, देश का राष्ट्रपति। इसके अलावा कोई दूसरा जो समुदाय उससे व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री हमेशा सुन्नी मुसलमान जो होगा वो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा भाई, ऑर्थोडॉक्स, जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को मानने वाले हैं वो उप प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा किसी समुदाय से उप प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और संसद का अध्यक्ष कौन बनेगा, शिया मुसलमान, जो शिया धर्म को मानने वाला मुसलमान है वही बनेगा संसद का अध्यक्ष। अब जो खलील है उसकी माँ सुन्नी है, पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई, तो आप इसको देखो भी किसके धर्म को मानेगा। ईसाई फ्रांस से संरक्षण नहीं मांगेंगे, मुसलमान सीरिया से एकीकरण। तो इन्होंने कुछ समझौते किए कि भाई हमारे यहाँ जो 4 समुदाय रहते हैं, अब इन समुदायों के बीच में एक समझौता हो गया, राष्ट्रपति मैनोराइट कैथोलिक बनेगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान बनेगा, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई बनेगा और संसद का अध्यक्ष शिया बनेगा। अब जो आपके ईसाई लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ये फ्रांस से संरक्षण नहीं मानेंगे, क्यों मांगेंगे, फ्रांस ईसाई देश है, ये इससे हेल्प लेते थे। तो इन्होंने कहा कि आपको इनसे हेल्प नहीं लेनी है, समझौते के बाद हम मिलजुल के खुद अपना काम खुद से चलाएंगे। मुसलमानों को कहा कि सीरिया से एकीकरण नहीं करना है, कि भाई आप सीरिया के साथ नहीं मिलोगे। तब आबादी बराबर थी, अब मुसलमान बहुमत है लेकिन समझौता मानते हैं। उस समय जब ये समझौता हुआ था इनके बीच, तब आबादी इन दोनों की बराबर थी, इतने मुसलमान इतने ईसाई। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है भाई, मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी भी समझौते को ये मान रहे हैं, बना हुआ है। अब खलील को इस बात में क्या लगती है कि गड़बड़ी लगती है। क्यों लगती है गड़बड़ी, वह किसी भी धर्म को नहीं मानता और वो लोकप्रिय है लेकिन पद नहीं मिल सकता। तो वो किसी भी धर्म को नहीं मानता और वो लोकप्रिय है अपने देश में, यानी इसको बहुत सारे लोग जानते हैं, और उसको अपनी मनपसंद का पद नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी माँ सुन्नी है, पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। तो प्रधानमंत्री बन सकता है या प्रधानमंत्री अगर अपने पिता के धर्म के हिसाब से तो चले, और वो किसी धर्म को ही नहीं मानता, तो इस आधार पे फिर वो कुछ भी नहीं बन सकता। तो वो क्या चाहता है कि सामान्य चुनाव हो गई वहाँ पे। तो अब बुजुर्ग उसको क्या कहते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, कि व्यवस्था शांति की गारंटी है। जो हमने अभी ये व्यवस्था बना रखी है, इससे देश के अंदर शांति है। जो तू चाहता है उस हिसाब से फिर देश के अंदर शांति नहीं रहेगी। तब सवाल ये है कि लेबनान का कानून फिर से लिखें तो क्या करें, पुराना या नया। हमें पुराना ही कानून मानना चाहिए या नया लिखना चाहिए। और अगर नया लिखते हैं
तो फिर किस प्रकार से लिखना चाहिए कि जिससे देश के अंदर शांति भी बनी रहे। तो भाई ये आप विचार कर सकते हो, या फिर हमें वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी कि वहाँ की स्थिति क्या, हम इसके ऊपर कोई कमेंट इस प्रकार से नहीं कर सकते। तो ये खलील की उलझन और लेबनान की कहानी। अब बात कर देते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। तो सत्ता की साझेदारी के कई रूप हैं, अलग अलग स्तर पर सत्ता की साझेदारियाँ होती हैं। तो देखते हैं पुरानी धारणा, सत्ता एक व्यक्ति या जगह पर केंद्रित है, लेकिन लोकतंत्र में जनता शक्ति का स्रोत और स्वशासन। तो पुराने समय में क्या कहते थे कि सत्ता एक ही व्यक्ति, यानी पुराने टाइम में क्या होता था, राजा होता था, सारी शक्ति उसके पास। लेकिन वर्तमान में क्या, लोकतंत्र, और लोकतंत्र के अंदर शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। जनता अपना स्वशासन चलाती है। अच्छा लोकतंत्र कौन सा होता है, समूहों को जिस सम्मान मिले, सभी जातीय समूहों को, और नीतियों में सबकी भागीदारी हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अच्छा लोकतंत्र कहेंगे। और ये पुरानी अवधारणा थी सत्ता की। तो ये सत्ता की साझेदारी के हमने दो रूप देख लिए। अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं। क्षैतिज वितरण भी हो सकता है इसका, ऊपर से नीचे की तरफ, नहीं सॉरी, पैरेलल में, बराबर बराबर आपस में। जैसे विधायिका भारत के अंदर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियां बंटी हुई हैं भाई। विधायिका के काम में कार्यपालिका और न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं कर सकती, कार्यपालिका में विधायक और न्यायपालिका नहीं दखलंदाजी कर सकती, वो स्वतंत्र है। और न्यायपालिका के काम में विधायक और कार्यपालिका दखलंदाजी नहीं कर सकती, ये सब स्वतंत्र अपने अपने अधिकारों के हिसाब से। कोई असीमित शक्ति नहीं है, संतुलन है। इनके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि दूसरा इनके ऊपर रोक नहीं लगा सकता। दखलंदाजी अलग बात है, लेकिन कानून के द्वारा इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो संतुलन बनाया हुआ है। भारत के अंदर कार्यपालिका संसद के अधीन रखी हुई है, न्यायपालिका उसके ऊपर अंकुश लगा के रखती है। नियंत्रण और संतुलन भारत के अंदर बना हुआ है। ऊर्ध्वाधर वितरण, वो ऊपर से नीचे, एक ये तरीका हो सकता है। हमारे यहाँ तो बराबर बराबर है कि क्षैतिज है, पैरेलल में, ऊपर से नीचे, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय नगर पालिका, पंचायत। संविधान में स्पष्ट है, बेल्जियम में है, श्रीलंका में ये चीज़ नहीं है। और भारत के अंदर भी वही, हम सरकार का तो स्तर इसी प्रकार की, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार से भारत के अंदर भी एक तरह से हमने भारत के अंदर दोनों वितरण कर रखे हैं, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। सामाजिक समूहों के बीच में भी सत्ता का जो साझेदारी हो सकती है, भाषाई या धार्मिक आधार पे। बेल्जियम की जो सरकार है वो सामुदायिक सरकार है, भाषाओं के आधार पे। कमजोर समूहों और महिलाओं को आरक्षण मिलता है, और अल्पसंख्यकों को भी हिस्सा मिलता है, ये सामाजिक समूह के आधार पे होगी। दबाव समूह और आंदोलनों से किस प्रकार सत्ता की साझेदारी में परिवर्तन होता है भाई। पार्टियां प्रतिस्पर्धा से सत्ता बांटती हैं। तो पार्टियां अगर प्रतिस्पर्धा करेंगी तो उससे सत्ता क्या होगी, बंटेगी। गठबंधन सरकार बनेगी, जिससे हित समूह यानी व्यापारी किसान नीतियों पर दबाव। तो इनकी जो नीतियां हैं वो प्रभावित होंगी। जब दो अलग अलग पार्टियों की सरकार बनेगी तो वो अपने अपने एजेंडे उसके अंदर चलाएंगी, जिससे और किसान या व्यापारी आदि जो समूह हैं, अब ग्रुप बन के सरकार को, क्योंकि वोट चाहिए, तो उनके पास जाएंगे, तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और उनको इनकी बातें भी माननी पड़ेंगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं सत्ता के अंदर हिस्सेदारी इस प्रकार से हो सकती है, सत्ता के अंदर साझेदारी हो सकती है। तो भाई आपका ये लेसन यहाँ क्या होता है, इसका क्विक रिवीजन आपका समाप्त। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके सभी को।